तो एक अडल्ट फॉर एग्जांपल अगर 3000 कैलोरीज बर्न करता है, एक दिन में कंज्यूम करता है और बर्न करता है, तो अ, एक कैलोरी जो है वो रफली रफली स्पीकिंग चार, तकरीबन 4 जूल्स के बराबर होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो 12,000 किलो जूल्स कंज्यूम करता है। तो 1 किलो जूल किस बराबर होता है? वो एक आप माचिस की तीली जो जलाते हैं उससे जो हीट रिलीज होती है वो 1 किलो जूल के बराबर होती है। तो आप रोज 12,000 किलो जूल्स रफली इनटेक होती है आपकी। तो दैट इज द काइंड ऑफ जूल्स। जब आपको कोई कहे तो उसका ये मतलब होता है, ये किलो जूल आपको कहे तो ये मतलब होता है। अब ये कुछ एनर्जी के यूनिट्स हैं जो हम नॉर्मली बिजली को रेफर कर रहे होते तो हम किलोवाट आवर में कर रहे होते हैं। यानी एक घंटे में हमें 1 किलोवाट अगर मिलता रहे तो वो तकरीबन 3.6 मेगा जूल्स, यानी 3.6 मिलियन जूल्स एनर्जी कंज्यूम करता है। 1 किलोवाट कितना होता है? तकरीबन जितना आपकी इस्त्री, एक स्टैंडर्ड इस्त्री पुरानी हैवी वाली जो नेशनल की मोटी इस्त्रियाँ होती थी, वो तकरीबन 1 किलोवाट बिजली खा रही होती है। तो अगर वो एक घंटे तक चलती रहे तो वो 3.6 मेगा जूल्स एनर्जी उसको चाहिए होती है। और ये 3.6 क्या है एनर्जी? ये आप समझें कि आपको जो घर पे 3.6 अगर मिल रही है, यानी आप एक घंटे के लिए किस्त्री चला रहे हैं, तो एक्चुअली इसके लिए जो इसको जो कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ डायरेक्टली 3.6, आप ये मत समझे कि बराबर कोयला जला है या स्टीम इस्तेमाल हुई है। ये तकरीबन 3.6 आप तक घर के पहुंचाने तक 10 से ज्यादा एक्चुअली सोर्स पे बर्न होती है। और फिर बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोल जलाया 10 मेगा जूल के बराबर, तो वो फिर पहले पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। फिर स्टीम जो है किसी प्राइम मूवर को चलाएगी, प्राइम मूवर बिजली बनाएगा बिजली। फिर आते आते आप तक रास्ते में लॉसेस होंगे। कहीं स्टीम लीक हो रही है, कहीं एब्जॉर्ब कर रही है मेटल हीट को, कहीं हवा में रिलीज कर रही है, वगैरह वगैरह। बहुत सी जगह होती है जहाँ पे बिजली ज़ाया होती है, लॉसेस होती हैं, ये बिजली या एनर्जी ज़ाया होती है। तो तकरीबन ये समझें कि 3.6 मेगा जूल आप तक पहुंचाने के लिए, 1 किलोवाट आवर आप तक पहुंचाने के लिए तकरीबन 10 मेगा जूल्स, या इसको 1 किलोवाट को की ज़ुबान में करें तो 3 किलोवाट सोर्स पे एनर्जी चाहिए होती है। इसी से आप कंपेयर करें 1 मीटर क्यूब नेचुरल गैस को या सुई गैस जो हमारे पास होती है। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ 3 मीटर, सब 1-1 मीटर हो। तो उसमें अगर गैस भर दी जाए तो 1 मीटर क्यूब गैस होगी। अ, वो 37 मेगा जूल उसके अंदर एनर्जी होती है। 37 मेगा जूल का मतलब तकरीबन 10 टाइम्स दैट ऑफ एक घंटा इस्त्री चलाने के बराबर, यानी 10 इस्त्रियां जलाने के। तो एक 1 मीटर क्यूब नेचुरल गैस में इतना होता है, मोर और लेस इतना ही 1 किलोग्राम ऑफ बर्निंग फ्यूल जो नॉर्मल ठंडे मुल्कों में घरों को गर्म करने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, वो नंबर 2 फ्यूल जिसको कहते हैं, वो उसके अंदर होती है। मोर और लेस इतनी ही 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में होती है। मोर और लेस इतनी ही 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल ऑयल में होती है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर क्यूब। ऑब्वियसली लीटर से बहुत बड़ा होता है। इसी तरह प्रोपेन गैस में इससे कुछ कम होती है, एलपीजी में ज़्यादा होती है, हार्ड कोल में कम होती है प्रोपेन से। बराबर देखें तो क्रूड ऑयल में देखें तो एक बैरल हमने पिछली बार देखा था कि उसके अंदर कितना ऑयल होता है, तो वो 5.8 गीगा जूल्स उसके अंदर एनर्जी होती है। गीगा का मतलब होता है मिलियन किलो जूल्स, और इसी तरह एक मेगावाट का मतलब होता है मिलियन वाट्स। अच्छा जी, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको टर्मिनोलॉजीज पता हो और फ्यूल्स के बारे में पता हो,
इसी तरह एज एनर्जी मैनेजर आपके पास स्टेटिस्टिक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसके ज़रिए आपको पता लगता है कि इस वक्त सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, आपके मुल्क में सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है। तो इसी तरह फ्यूचर ट्रेंड्स भी आपको पता होने चाहिए, जिसकी बेसिस पे आप रफली रफली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी, या कहीं कोई एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी ख़त्म होने वाला है या एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है। तो ये सारे स्टैट्स आपको एज एनर्जी मैनेजर्स पता होने चाहिए। तो वो उनमें से कुछ चीज़ें देखते हैं। ये हमारे सामने जो ग्राफ बना हुआ है, ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन का ग्राफ है कि 2021 1991 से 2021 तक उसकी वेरिएशन दिखा रहे हैं कि किस तरह कौन सा फ्यूल कितना दुनिया में इस्तेमाल होता रहा है। तो हम सिर्फ 2021 को अगर देखें तो इस वक्त तकरीबन 1,76,000 टेरा वॉट आर, यानी कि एक घंटे में 1,76,000 टेरावाट्स दुनिया में कंज्यूम हो रहे हैं, जिनका बल्क अभी भी गैस, ऑयल और कोल से आ रहा है, जिनका तकरीबन 75% के करीब, 3/4 अभी भी इन तीनों सोर्सेज से आ रहा है। और बाकी 25% में बहुत सारी चीज़ें जो जिनमें सारे के सारे रिन्यूएबल्स भी हैं, ये बायोमास भी है ट्रेडिशनल, इसी तरह और जो बायोफ्यूल्स हैं नए वो भी हैं। लेकिन आप इसमें थोड़ा ट्रेंड्स देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि न्यूक्लियर कभी भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब मज़ीद कम हो रहा है। ऑयल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, जिसकी वजह से लोग अपेरेंटली लग रहा है कि कोल पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसी तरह या कोल या नेचुरल गैस पे, पहले आपको पता होगा कि नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं जाता था, जला दिया जाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती थी। लेकिन अब उसको भी उसकी प्राइसेस भी फ्यूल के करीब करीब आ रही हैं, और उसको फ्यूल के यानी फ्यूल ऑयल के ऑल्टरनेट के तौर पे बहुत जगहों पे, इवन पाकिस्तान में गाड़ियों में सीएनजी जो हम यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पे, तो अब उसकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है। और अल्टीमेटली आइडिया ये होता है ऐसे फ्यूल को बचाने का कि उसकी प्राइस ऑयल के करीब कर दी जाए, ताकि वो एज ऑल्टरनेट इस्तेमाल ना हो, बल्कि उसके इस्तेमाल में कमी आए। अब ये पाकिस्तान की प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन है, पीछे हम पूरी दुनिया की देख रहे थे, वही 91 से 2021 तक। पाकिस्तान में एक घंटे में तकरीबन हम 1,000 टेरावाट इस्तेमाल करते हैं। जो हमने पीछे देखा था वो 176,000 टेरावाट था। तो ये समझे कि हम तकरीबन दुनिया की में जो एनर्जी सारी की सारी इस्तेमाल हो रही है, उसमें से 0.6% पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, आधे फीसद के करीब पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का आप ट्रेंड देखें तो ऑयल पे डिपेंडेंस पहले बहुत ज़्यादा थी 90s में, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। कोल कम था, लेकिन ये आप 2016-17 में देखें, जब थरकोल एक्टिव हुआ, तो कोल अब बढ़ता जा रहा है। इसी तरह नेचुरल गैस को देखें तो नेचुरल गैस बढ़ती जा रही है, बीच में ज़्यादा बढ़ी थी, अब वो कम हो रही है। लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी ख़ास कमी नज़र नहीं आ रही। और उससे ऊपर अगर आप देखें तो हाइड्रो पावर हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है, और उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। एक एक टाइम था कि पाकिस्तान यानी ये 70s की, तकरीबन सारा 70s, पाकिस्तान की तकरीबन 48 to 49% प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन हाइड्रो पावर से आती थी। लेकिन अब वो कम हो के हम लोग तकरीबन 10 से 15% के दरमियान पे आ गए हैं। इसी तरह आप न्यूक्लियर को देखें तो न्यूक्लियर कम थी। फिर ये आप ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, तो ये आपको डायरेक्टली, इस तरह हमने पिछली बार बात की थी कि कराची के कैनप सीरीज़ के प्लांट्स हैं, और चश्मा के सी सीरीज़ के प्लांट्स हैं। तो आप ये जिस वक्त आप किसी प्लांट की इनॉग्रेशन डेट देखें, तो वो वहाँ पे आपको इसके साथ ही नज़र ये आपका ग्रीन वाला ग्राफ भी फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त हमारे कैनप के अलावा जो मेन कैनप था, बाकी सारे प्लांट्स चल रहे हैं। तो इस वक्त हम न्यूक्लियर से हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा एनर्जी, यानी न्यूक्लियर इतनी जितनी आज ले रहे हैं, पहले नहीं लेते थे। इस तरह सोलर और विंड जो है वो कम है, विंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती नज़र आ रही होगी आपको। ये पर कैपिटा यूज़ है एनर्जी का, कि एक इंडिविजुअल, एक इंसान कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। तो
पाकिस्तान को अगर आप देखें तो हमारा एक इंसान अ, एक साल में 4,630 किलोवाट आवर इस्तेमाल करता है। इसको कंपेयर करें कनाडा से, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो वो तकरीबन 1 लाख किलोवाट इस्तेमाल करता है, किलोवाट आवर एक साल में। तो 4 और 1 लाख, 4,000 और 1 लाख का आप कंपैरिजन करें तो तकरीबन 25 गुना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है कनाडा में पर पर्सन पाकिस्तान से। इस तरह बाकी मुल्कों में आप ट्रेंड देखें तो आपको वेस्टर्न और ओईसीडी के मुल्क, डेवलप्ड मुल्क ऊपर नज़र आ रहे होंगे और बाकी मुल्क नीचे नज़र आ रहे होंगे। ये जो नीचे से नंबर 4 है, ये वर्ल्ड एवरेज है। दुनिया में एक एवरेज बंदा 20 किलोवाट आवर एक साल में इस्तेमाल करता है। ये वही वाला ग्राफ है, लेकिन ये सिर्फ इसके अंदर स्पेसिफिक फ्यूल्स की डिटेल्स भी हैं, तो नंबर्स वही हैं मोर और लेस। इसमें कनाडा नहीं है। तो इसमें देखें आप तो पाकिस्तान में गैस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है पर पर्सन, फॉलोड बाय ऑयल, और फिर न्यूक्लियर न्यूक्लियर भी हमें नज़र आ रहा है और कोल भी नज़र आ रहा है। अमेरिका में अगर आप देखें तो एक बंदा, ये पर कैपिटा की बात हो रही है, एक बंदा जितनी विंड से एनर्जी इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान का एक बंदा तकरीबन वो पूरी इस्तेमाल कर रहा होता है। और वो उससे कहीं गुना ज़्यादा वो अमेरिकन जो है ऑयल इस्तेमाल कर रहा है, कोल इस्तेमाल कर रहा है, नेचुरल गैस को इस्तेमाल कर रहा है, न्यूक्लियर को इस्तेमाल कर रहा है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह आप देखें तो वो ट्रेंड यहाँ पे भी है कि डेवलप्ड मुल्क ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि डेवलपिंग पर पर्सन और डेवलपिंग कम करते हैं। चाइना अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, और दुनिया की एवरेज यहाँ पे अगेन आपने जैसे हमने पीछे देखी 20 है। ये है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई बाय सोर्स, यानी दुनिया में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और फिर कोई बेचता है, कोई खरीदता है, वो जो प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा, ये 1971 से 2019 तक का ग्राफ है। तो कोल जो है कम था और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इसी तरह ऑयल कम था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इसी तरह नेचुरल गैस कम थी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। न्यूक्लियर अगेन बढ़ता जा रहा है। हाइड्रो जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। बायोफ्यूल और वेस्ट भी बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा बाकी सब मिला के बहुत कम परसेंटेज बाकियों की है। इनसे अगर हम कंपेयर करें उन मुल्कों को कि कौन से मुल्क हैं जो क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा ओईसीडी वाले कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ये वेस्टर्न मुल्क या डेवलप्ड मुल्कों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 38 मुल्क हैं, सारे के सारे जो फर्स्ट वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, वो मुल्क सारे इसके अंदर हैं। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इन लोगों ने भी ओईसीडी को रेटिफाई किया हुआ है, लेकिन ओईसीडी के मेंबर स्टेट्स नहीं है। वो वही 38 फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं। तो आप देखें कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं पे जनरेट भी हो रही है और इस्तेमाल भी हो रही है। और उसके बाद चाइना बहुत बड़ा सप्लायर है दुनिया में एनर्जी का। फिर मिडल ईस्ट भी आपको नज़र आ रहा होगा, और नॉन ओईसीडी यूरोप, यूरोप के वो मुल्क जो नहीं है, शेंजन का पार्ट भी नहीं है और ओईसीडी का पार्ट भी नहीं है, वहाँ से भी काफ़ी एनर्जी आ रही है। इसी तरह एशिया में और अफ्रीका में आपको ट्रेंड्स नज़र आ रहे होंगे। अब ओईसीडी में आप देखें तो डेवलप्ड मुल्क हैं। अब उन्हीं मुल्कों को जो हम देख रहे थे ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं और ज़्यादा जनरेशन कर रहे हैं, उनकी CO2 एमिशंस देखें तो उसमें जहाँ एक तरफ अमेरिका की बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप देखें बिल्कुल बॉटम पे फ्रांस की पाकिस्तान के बराबर है CO2 एमिशंस, हालांकि कंजम्पशन उनकी बहुत ज़्यादा है। इस तरह आप जर्मनी को देखें तो पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा है, लेकिन स्टिल इकोनॉमी का और पर कैपिटा का कंपैरिजन करें तो, इसको नॉर्मलाइज करें डेटा को, तो बहुत कम बनता है। इन पाकिस्तान से फ्रांस और जर्मनी नॉर्मलाइज डेटा देखें तो बहुत कम CO2 एमिशंस कर रहे हैं। इंडिया CO2 एमिशंस काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। चाइना जो है वो डिसप्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा कर रहा है। आप अगर याद करें, पिछली दफ़ा हमने कंजम्पशन जब देखी थी, तो चाइना की कंजम्पशन बिजली की, सॉरी एनर्जी की, वो मोर और लेस जहाँ पे हमें इस वक्त
जर्मनी का, सॉरी, ईरान, इंडिया का ग्राफ नज़र आ रहा है, तकरीबन वहाँ पे थी, और अमेरिका की उस जगह की पे थी जिस ग्राफ में चाइना पे, यानी चाइना बिल्कुल बॉटम क्वार्टाइल में था और अमेरिका टॉप के क्वार्टाइल में था। लेकिन CO2 एमिशंस में देखें तो ये उल्टा है कि चाइना जो है वो टॉप पे है और अमेरिका जो है हाफ से भी नीचे है CO2 एमिशंस में। अब ये पाकिस्तान की एनर्जी कंजम्पशन बाय सेक्टर है कि कौन सा सेक्टर क्या कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है। अब ये इसमें आप देखें तो पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजली डोमेस्टिक सेक्टर इस्तेमाल करता है, यानी घरों में इस्तेमाल होती है। कमर्शियल बहुत कम करता है। इंडस्ट्रियल फिर कह लें कि डोमेस्टिक से 60% के बराबर तकरीबन इस्तेमाल करता है। और बाकी जो एग्रीकल्चर है वो भी कम है, तकरीबन कमर्शियल के बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो ट्रेंड ये रहा है 2006 से 2020 तक के, सब तकरीबन प्रोपोर्शनेटली ही बढ़ रहे हैं। जितना इस्तेमाल कर रहे थे तकरीबन उसी रेट पे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। अब ये जो दो ग्राफ हैं, एक हिस्टोरिक जिसके नीचे लिखा हुआ है ये 2006 से 20 तक है, इसके साथ वाला ग्राफ फोरकास्ट का है 20 से 2030 तक का। ये एक प्लानिंग डिवीजन ने एक पेपर स्पॉन्सर किया था, उनकी ये स्टडी है और उनकी फोरकास्ट है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसने प्रॉब्ली यूज़ किया हुआ है। लेकिन ये दोनों ये प्रोपोर्शनल नहीं है ग्राफ्स। आप हिस्टोरिक वाले ग्राफ को देखें तो वो 1,20,000 गीगावाट आवर तक जा रहा है, जबकि फोरकास्ट वाला 1,60,000 तक जा रहा है। तो ये इनके बॉक्सेस का साइज आपस में कंपेरेबल नहीं है। 20,020 वाला आपके पास इधर है भी है, हिस्टोरिक में भी तकरीबन 1,15,16,000 पे है, और उधर भी वो आपके पास है, वो भी तकरीबन 1,15,16,000 पे ही है। जस्ट वो आपके स्केल चेंज होने की वजह से आपको छोटा नज़र आ रहा है। तो आप इसको देखें जो आगे प्रोजेक्ट किया हुआ है 2021 और फिर 25 और फिर 30 पे, तो चेंज तो है। 1,00,000 अब 16-17 हज़ार से तकरीबन 1,00,000 1,50,000 गीगावाट आवर तक जा रहे हैं। लेकिन वो जो ट्रेंड है ना कि डोमेस्टिक सेक्टर बहुत बड़ा कंज्यूमर है, वो वही है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ प्रिडिक्टेड नहीं है। इंडस्ट्री मोर और लेस उसी तरह चलेगी, उसका वही परसेंटेज रहेगा एनर्जी कंजम्पशन में जो अभी है। अब पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स फॉर पावर जनरेशन, ये हमने पिछली दफ़ा देखा था कि ये 2020 या 21 को देख लें तो इस चीज़ को हमने पिछली दफ़ा डिटेल में देखा था कि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी गैस से आ रही है, फिर उसके बाद हाइडल से आ रही है, फिर उसके बाद ऑयल से आ रही है, फिर LNG, फिर कोल, लोकल इम्पोर्टेड, फिर उसके बाद न्यूक्लियर, और फिर विंड और सोलर। तो मोर और लेस यही ट्रेंड आगे चल रहा है। हाइडल पे हम डिपेंड करते रहेंगे काफ़ी। ऑयल कम हो जाएगा, इसकी रीज़न प्राइस भी होगी और सप्लाई भी होगी और जो रेगुलेशंस हैं वो भी होगी। इसी तरह गैस चलती रहेगी। गैस चूँकि रिलेटिवली काफ़ी क्लीन फ्यूल है। LNG मोर और लेस उसी जगह पे है जहाँ पे रहेगी जहाँ पे अभी है। कोल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन वो भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है और हाइडल के मुकाबले में कम रेट पे बढ़ रहा है। न्यूक्लियर भी मोर और लेस प्रोपोर्शनेटली ही बढ़ रहा है, और लेकिन हाइडल के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह मैंने पिछली बार हमने डिस्कस की थी कि न्यूक्लियर के फ्यूल के इश्यूज हैं, और अगर उसमें आप फ्यूल को रिसाइकिल भी करें तो वहाँ वहाँ पर फिर सेफ्टी के इश्यूज हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए फ्यूल बनना शुरू हो जाता है। सोलर बढ़ रहा है ऑब्वियसली। इसी तरह विंड जो है वो भी बढ़ रहा है। अब आप किसी किसी कमर्शियल बिल्डिंग को जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो बिल्डिंग जिसमें लोग दफ्तर होते हैं, यानी बिजनेसेस के लिए लोग बैठे होते हैं, तो उसमें बिजली का कितना परसेंट किस चीज़ पे जा रहा होता है। ये जो ग्राफ है ये दिस इज एडजस्टेड फॉर रीजन्स, यानी क्लाइमेट के लिए एडजस्टेड है जी। HVAC का मतलब है कि ये ये ठंडा करने के लिए भी हो सकता है और गर्म करने के लिए भी हो सकता है बिल्डिंग को। तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बिजली ये इस्तेमाल करता है गर्म मुल्कों में ठंडा करने के लिए, गर्म ठंडे मुल्कों में गर्म करने के लिए बिल्डिंग को। उसके बाद लाइटिंग होती है,
उसके बाद इक्विपमेंट जो आपके कंप्यूटर्स या जो भी आप अपने बिजनेस के लिए इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, फिर लिफ्ट्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है, और फिर डोमेस्टिक हॉट वाटर का। बाकी सब फिर मिला के 9% तक होते हैं। ये है कमर्शियल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल नहीं, कमर्शियल बिल्डिंग्स। इंडस्ट्रियल सेटअप्स में अ, आप राइट साइड वाले ग्राफ के देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी बता रहा है कि कितनी यूज़ होती है परसेंटेजेस में, और लेफ्ट साइड वाला टोटल एनर्जी बता रहा है। तो पहले इलेक्ट्रिकल को देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बिजली यूज़ होती है वो पंप्स में इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री में। फिर नॉन मोटर यूजेज यानी पंप्स की मोटर्स के अलावा जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। फिर HVAC कम है। फिर अदर मोटर्स और फैंस एंड ब्लोअर्स हैं। फिर कंप्रेसर्स हैं। फिर DC ड्राइव्स हैं और मशीन टूल्स हैं। एनर्जी को देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोसेस हीट। एनर्जी और बिजली में ऑब्वियसली फ़र्क ये है कि प्रोसेस हीट आप बगैर बिजली के भी कई जगहों पे ले सकते हैं डायरेक्टली। किसी फ्यूल को बर्न करके स्टीम लेते हैं और स्टीम जगह जगह पे जाती है, तो वो उसको हम प्रोसेस हीट कहते हैं। या वेरी हॉट वाटर भी जाता है। प्रोसेस हीट के अलावा जो स्टीम के अपना स्पेशली स्टीम है वो 16.8 है। फिर मैक ड्राइव्स 15, कोजेनरेशन, फिर नॉन प्रोसेसेस और अदर्स। तो ये इंडस्ट्री में है। अब ये चीज़ें जाननी इसलिए ज़रूरी हैं कि जब आप एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे या अपनी कोई किसी बिल्डिंग को किसी स्टैंडर्ड पे लेके आना चाहेंगे एनर्जी एफिशिएंसी की, तो आपके सामने बड़े बड़े टारगेट्स होने चाहिए कि मैं किसको टारगेट करूं तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि बिजली एकदम मेरे बिल्स नीचे आए और मुझे कुछ पैसे मिले कि मैं इक्विपमेंट को रिप्लेस कर सकूं। तो आप राइट साइड वाले ग्राफ को देखें तो आपको पहला टारगेट जो है पंप्स और नॉन मोटर होना चाहिए कि ये आपको एकदम जो है 46% कैप्चर कर लेगा पूरे के पूरे यूजेज का। उसमें आप 10% भी ले आए तो आप 4.6% चेंज ले आएंगे, जो कि सिग्निफिकेंट चेंज होगी। तो ये वाले स्टैट्स फिर किसी एनर्जी मैनेजर के लिए समझना बड़े ज़रूरी होते हैं। थैंक यू जी। सेशन 2 इसका आज ही फॉलोअप होगा।